सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतम्। गतदिने समेषां ग्रहाणां भगणमानानि अस्माभिः पठितानि। पुनः अद्य तावत् तेषां भगणमानं कथम् आनीयते, कथं ज्ञातं यत् एकस्मिन् महायुगे एतेषां ग्रहाणाम् एतावन्ति भगणानि भवन्ति, तद्विषये सोपपत्तिकी चर्चा विधीयते। मित्राणि, ह्यस्तनदिने मया अभाषि यत् यदि भवत्सु कस्यचित् अवगमनं न भवति, किमपि पिपृच्छुः, तर्हि सः विलिख्य, टिप्पणीं विलिख्य प्रश्नं पृच्छेत्। तत्र अद्य एकस्याः छात्रायाः एतत् वाट्सप् मेसेज् मया प्राप्तं यत् नैव सर् सम्यक् अवगम्यते, अतः प्रश्नाः न सन्ति, यदा प्रश्नाः भवन्ति चेत् वयम् अवश्यमेव पृच्छामः इति। वाट्सप् मेसेज् द्वारा उत्तरयितुम् मया अद्य अवसरः न लब्धः, यतोहि अद्य अतीव व्यस्तः आसम् अहं। पुनः अद्य किमपि व्याख्यानम् आसीत् नाट्यशास्त्रज्योतिषशास्त्रयोः अन्तःसम्बन्धम् आलक्ष्य, अतः तत्र अहं व्यापृतः आसम्। पुनश्च अन्यान्येषु कार्येष्वपि व्यस्तता आसीत्। यदिदं व्याख्यानं वर्तते तत् बहु रुचिकरम् अथ च ज्ञानवर्धकं स्यात् इति मन्ये। अतः ये ज्योतिष्काः, तेष्वपि ये नाट्ये येषां रुचिर्वर्तते, ते तद्व्याख्यानं मम फेस्बुक् पटले अथवा नाट्य अनुसन्धानकेन्द्रस्य पटले गत्वा श्रोतुं शक्ष्यन्ति। तर्हि अद्य तावत् ग्रहाणाम् उपपत्तिविषये पश्यन्तु। ह्यस्तनदिने तेषां समेषां ग्रहाणां भगणमानानि युगे सूर्यग्रशुक्राणां खचतुष्करधारणवाः इत्यतः आरभ्य अस्माभिः पठितानि ज्ञातानि च। यत् एकस्मिन् महायुगे वा एकस्मिन् कल्पे एतावन्ति भगणानि, एते भगणाः, एतावन्ति भगणमानानि वर्तन्ते। तत्र कारणं किम्, उपपत्तिः का इति सम्प्रति अवलोकयामः। पश्यन्तु, तत् साक्षात् टीकामेव अनुसरामः। इह अर्थात् अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रे अथवा अस्मिन् प्रसङ्गे, भगणमानप्रसङ्गे, युगे कल्पे वा ग्रहाणाम् एते भगणाः इत्यत्र तावत् आर्षवचनानि एव प्रमाणं तावत् आर्षवचनानि। नाम परम्परया इदं ज्ञातं वर्तते, केनापि संसाध्य तेषां मानं ज्ञातुं कोऽपि अशक्यः वर्तते। कथमिति चेत् महायुगे एतानि मानानि खलु, तर्हि एकमहायुगं यावत् कः तिष्ठेत्? अतः इदमुक्तं यत् एतत् आर्षवचनानि एव अत्र प्रमाणं। परञ्च गणितस्कन्धे उपपत्तिमान एव आगमो मान्यः। गणितस्कन्धे उपपत्तिमान एव आगमः, यः कोऽपि आगमः भवतु, पुराणानां वचनानि
भवन्तु नाम, किन्तु तत्र यदि तत् उपपत्ति सापेक्ष्यं नास्ति तद्वचनम्, उपपत्त्या साधयितुं प्रमाणयितुं न शक्यते चेत् तस्य स्वीकार्यता न भवति। तत्रापि विशिष्य गणितज्योतिषप्रसङ्गे सिद्धान्तज्योतिषप्रसङ्गे तु नास्त्येव इति भावः। इति तावत् उपपत्तिसिद्धा एव ग्रहादीनां भगणा ग्राह्या इति सिद्धान्तोऽपि विदां मान्य एव। यः सिद्धान्तः वर्तते यत् उपपत्तिसिद्धा एव ग्रहादीनां भगणाः मान्याः, यावता उपपत्त्या अस्य सिद्धिर्न भवति, भगणमानस्य सिद्धिर्न भवति, तावत् तस्य ग्रहणं न केनापि क्रियते, विशिष्य सिद्धान्तमर्मज्ञेन सिद्धान्तछात्रेण वा इति। अतः अयं तु कश्चन वर्तते नियमः। वस्तुतस्तु उपपत्त्या ग्रहादीनां भगणानाम् इयत्ताकरणरूपः अर्थः न पुरुषसाध्यः। यथा अवोचम् कि उपपत्त्या ग्रहादीनां भगणानाम् इयत्ताकरणरूपः अर्थः। इयत्ताकरणरूपः अर्थः अर्थात् तेषां एतावत् एव मानम्, एतावन्ति एव भगणमानानि, एते एव भगणाः। यथा गतदिने आसीत् खलु कि युगे सूर्यशुक्राणां ख चतुष्करदार्णवः, नाम एकस्मिन् महायुगे सूर्यस्य वा बुधस्य वा शुक्रस्य मध्यममानेन भगणमानानि 20,000,000-40,00,000 सन्ति। तत्र एतावन्ति भगणमानानि ज्ञातुं तु तावद् वर्षं यावत् कोऽपि तिष्ठेत्, तत्तु न जातसम्भावी। अतः उक्तं कि न अयं पुरुषसाध्यः अयं न इति कथने नाल्पीयसी अपि वाच्यता भवेत्। यह कहने में कोई भी प्रलाप नहीं है, अतिशय बात नहीं है ये। यदा उपपत्तौ प्रत्यहं ग्रहादीनां वेधक्रिया भगणान्तावधिः समपेक्ष्यते, तद पुनः अग्रे इतोपि स्फुटयति यत् उपपत्तौ किं क्रियते, कस्यचिदपि विषयस्य सिद्धान्तविषयस्य वा नियमस्य सैद्धान्तिकनियमानाम् उपपत्तिसाधनाय तु प्रत्यहं, तदर्थं प्रयोगानुरूपं अथवा सिद्धांतानुरूपं प्रयोगः अपेक्षते खलु। जो सिद्धांत है उसी के अनुसार आपको प्रतिदिन प्रयोग करना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोफिज़िक्स जिसे आप या एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र है। इन सब में आपको डेली आपको ये एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, हर दिन आपको वॉच करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप उपपत्ति में जो है आपका जो उपपत्ति आएगी वो निर्दुष्ट होगी, एरर्स नहीं रहेंगे उसमें। तो इति तावत् तो यथा उपपत्तौ प्रत्यहं ग्रहादीनां वेधक्रिया भगणान्तावधि समपेक्षते इति तावन् मंदोच्चानां भगणा वर्षशतैः अनेकैः पूर्यन्ते। अच्छा, फिर एक बात ये रही कि कोऽपि वक्तुं शक्नुयात् कि नैव तस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् एकस्य भगणमानस्यापि ज्ञानं यदि भवेत्, नाम कियता कालेन कस्यचिदपि ग्रहस्य एकः भगणः भवति, तदा अनुपातरीत्या एकस्मिन् महावर्षे एकस्मिन् महायुगे यावन्ति वर्षाणि भवन्ति, तैः वर्षैः तस्य ग्रहविशेषस्य कियन्तः भगणाः भवितुमर्हन्ति इत्यस्य ज्ञानं भवेत्। किन्तु तदपि यद्यपि तदपि साधु, किन्तु किमुच्यते कि वेदक मंदोच्चानां, देखो सही आ रहा है, कट तो नहीं रहा है ना, मेरा पूरा चेहरा आ रहा है, पूरा चेहरा नहीं आ रहा।
हाँ, माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, लिप्स आ रही है। माँ को बुलाओ। मम्मा इधर आ जा। पापा बुला रहे हैं, बाद में नहीं हो सकता वो। थोड़ा पीछे कर दो बेटा, माँ को बुलाओ ना, उसको क्या कर रही है? बर्तन धुल रहे हैं। मेरी क्लास चल रही है, थोड़ा आ सकते हो? एक बार आके देख लिया करो। पता नहीं, मेरा वो कह रही है कि मेरा चेहरा ही नहीं आ रहा था। हाँ, चेहरा नहीं आ रहा, कौन कह रहा है? अब आ रहा है, चलो। अभी तक चेहरा ही नहीं आ रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि चेहरा नहीं आ रहा है। एक बार आके देख लिया करो। ओके, चलो। ठीक है, जाओ अब। मैंने अपना काम निकल गया तो भगा रही हूँ। इयमेव समस्या वर्तते, यही एक समस्या है मित्रों। जब आप बैक कैमरा करते हैं ना, सो यू आर नॉट एबल टू नो वेदर यू आर बीइंग प्रॉपरली सीन और नॉट। तो आप अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए फिर दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। तो फिर मैं ये कह रहा था कि जो मंदोच्चों के भगण हैं, जैसे कि मैंने ये बात कही कि भाई आप किसी भी ग्रह के का एक, जैसे कि अब सूर्य है, अब सूर्य का एक भगण काल ज्ञान हो जाए हमें, जनरली सूर्य का एक वर्ष में एक भगण होता है, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑन एन एवरेज कि चूँकि 43,20,000 सौर वर्ष होते हैं एक महायुग में, तो एक वर्ष में एक भगण, तो 43,20,000 सौर वर्ष में 43,20,000 सौर वर्ष 43,20,000 भगण होंगे सूर्य के। ये एक एवरेज मैथमेटिक्स भी हो सकती है, और इसी प्रकार से सभी ग्रहों का कर सकते हैं। अगर हमको एक भगण में कितना समय लगा है ये पता चल जाए, तो तब ये है मित्रों की समस्या कि जो ग्रहों के मंदोच्च हैं ना, मंदोच्च की गति इतनी कम होती है कि वर्ष सतै ही अनेकैः तस्य मंदोच्चानां भगणाः पूर्यन्ते। अनेकों वर्ष बीत जाएंगे तब जाके मंदोच्च का एक भगण होगा। ऐसे में जो अल्पायु नर है, अल्पायु मनुष्य है, तत् कथम अल्पायुर्नरो भगणानां इयत्ता कर्तुं पारयेत्, इसलिए भगणों की इयत्ता वो कैसे कर सकेगा। तेन तावत् तेषां ग्रह भगणानां उपपत्ति ज्ञानार्थमेव किंचित यत्यते। तो अब उन ग्रहों के भगणों के उपपत्ति ज्ञान के लिए कुछ प्रयास करते हैं, वो प्रयासः विधीयते। देखिए, कहते हैं कि अब इस उपपत्ति की बात करेंगे कि पूर्वगत्या रवि यावता कालेन भचक्रम 12 राशीन् भुंक्ते तावान एकः भगणः रवेः। कि पूर्वगत्या रवि यावता कालेन, पूर्वगति से चलता हुआ जो सूर्य है वो जितने समय में एक भगण पूरा करेगा, वही उसका यावता कालेन भचक्रम 12 राशियों का भोग करेगा। तावान एकः भगणः रवेः, तो रवि का एक भगण वही कहलाएगा। 12 राशि का भोग जितने समय में कर लिया उसने, उतने समय में उसका एक भगण हो जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे तो मुझे लगता है कि इस विषय को बार बार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको कई बार कहा जा चुका है कि ये पृथ्वी हो गई भू, और ये मान लीजिए सूर्य है, और ये 12 राशियां हो गई, यहाँ मान लीजिए। ये अब ये 12 राशियां हो गई, तो अब सूर्य जो है 12 राशि का भोग मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार इससे इन सब का भोग करते करते यहाँ ये मीन, इनका भोग जितने समय में एक पूरा चक्कर लगा लेगा, यानी कि अपनी कक्षा का एक चक्कर जितने समय में लगा लेगा, वही तो उसका एक भगण काल है। तो वो ये कहते हैं कि इसीलिए कहा कि रवे है वर्षंच। अच्छा, एक बात और कही कि सूर्य के साथ एक अच्छी बात ये है, इसके कैलकुलेशन में आपको इतना माथाफोड़ी नहीं करनी है। कह रहे हैं वो कि यावता कालेन 12 राशीन् भुंक्ते असौ सूर्यः तावता कालेन तस्य एकं वर्षमपि भवति। ठीक,
क्योंकि रवेश चक्र भोगोर्क वर्षम प्रतिष्ठम, इसीलिए कहा है रवेश चक्र भोग अर्क वर्षम प्रतिष्ठम। रवे है चक्र भोग, रवि का चक्र भोग, चक्र का मतलब ये हो गया साइकिल, इसका भोग कर लेने को रवेश चक्र भोग अर्क वर्षम प्रतिष्ठम। इसको करने में जितना समय लगता है ना, उसको एक सौर वर्ष कहा है। और इतने एक सौर वर्ष में एक उसका रिवोल्यूशन हो गया, एक भगण हो गया। तो अच्छा, उसको सौर वर्ष सौर वर्ष जो कहा, सौर वर्ष क्यों कहा, इस बात को हम पहले चर्चा हम कर चुके हैं। द्वादश भी मासे द्वादश भी वर्षम, 12 मासों के द्वारा एक वर्ष होता है। और सौर मास जो है वो कितना होता है, एक राशि से दूसरी राशि का प्रवेश, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच एक सौर मास हो जाएगा। तो एक संक्रांति से यानी मेष से वृष तक एक सौर मास, फिर वृष से मिथुन तक दूसरा, मिथुन से कर्क तक तीसरा, इस प्रकार से इसके 12 मास कंप्लीट होंगे। यानी कि मतलब क्या हुआ कि 12 राशियों का जब तक भोग करेगा तब तक उसका एक 12 मास भी कंप्लीट होंगे। एक राशि का भोग एक मास में करेगा तो 12 राशियों का भोग 12 मास में करेगा। तो 12 राशियों का भोग करने के कारण एक चक्र पूरा हो जाता है, इसलिए आप उसे भगण कहते हैं। और जो 12 मास में होता है तो 12 मास को हम वर्ष कहते हैं। इसलिए रवि के लिए तो एक वर्ष इज इक्विवेलेंट टू एक भगण। सीधे सीधे हाउ मच टाइम डज सन टेक टू मेक अ रिवॉल्यूशन, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, 1 ईयर इट टेक्स, 1 साल लेता है यह सूर्य एक भगण पूरा करने में। ठीक है। अतः युगे कल्पे वा यावन्ति सौर वर्षाणि तावन्तो रवि भगणाः तथ्यमेव। इसलिए एक महायुग में या एक कल्प में जितने सौर वर्ष होंगे उतने ही रवि के भगण हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है भाई। जब एक वर्ष में एक भगण, तो जितने भी नंबर ऑफ वर्ष ले लीजिए आप महायुग के वर्ष लेते हैं तो सौर वर्ष 43,20,000 सौर वर्ष हैं। तो 43,20,000 सौर वर्षों में कितने भगण हो जाएंगे, जब एक वर्ष में एक तो 43,20,000 में 43,20,000 भगण। तो ये तो एक सीधी सीधी बात हो गई। अतः युगे कल्पे वा यावन्ति सौर वर्षाणि तावन्तः रवि भगणाः। इसलिए एक युग में जितने सौर वर्ष होंगे और उसी को आप बढ़ा लीजिए उस टाइम ड्यूरेशन को और एक कल्प कर लीजिए, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कर लीजिए, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में 4 अरब 32 करोड़ रिवोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक। तेन एकस्मिन् महायुगे 43,20,000 सौर वर्ष समा रवि भगणा उपपद्यन्ते। इसलिए एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य रवि के भगण होंगे। इसीलिए क्या कहा, युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम ख चतुष्क और रद अर्णवाः 43,20,000 भगण, क्योंकि 43,20,000 सौर वर्ष होते हैं। तब तथा च वेदेन एकस्मिन् रवि भगणे 365 दिन 15 घटी 30 पल 22 विपल और 30 प्रति विपल इतना समय सावन दिनाद्युपलभ्यते वेद विधि सिद्धांत शिरोमणौ द्रष्टव्यः। अब इन्होंने क्या किया कि कहा है कि हम क्या करेंगे कि वेदेन एकस्मिन् रवि भगणे, अब वेद से एक रवि भगण में कितना टाइम ड्यूरेशन लग रहा है इसको निकालेंगे। ठीक। तो एक तो ये हो गया कि मोटा मोटी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बोला है, क्या बोला कि देखिए यदि महायुग भगणों के पूरा होने में लगने वाला समय महायुग सौर वर्ष है, तो एक भगण के पूरा होने में समय कितना लगेगा, तो महायुग सौर वर्ष बटे महायुग भगण यानी 1 वर्ष लग जाएगा। ठीक। तो अच्छा, इसी को हमको अगर दिन में निकालना हो तो आपको सौर वर्ष की जगह 52 दिन कर लीजिए, तो महायुग 52 दिन बटे महायुग भगण, तो ये एक भगण में कितने 52 दिन लगेंगे, कितने 52 दिनों का एक भगण होगा, ये हम जान लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न है, मुझे पता नहीं कि आप उत्तर देंगे कि नहीं, लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ 52 दिनों की क्यों बात की, सौर दिनों की बात क्यों नहीं की। एक ये प्रश्न है, इसका अगर आप उत्तर देना चाहेंगे देंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, नहीं तो कल इस पर बात करेंगे। तो अब एक बात तो ये हुई कि
अब हम ये बात हो रही थी कि वेद से एक रवि भगण कितने समय में होता है, इसका ज्ञान जो ये 365 दिन 30 घटी 15 365 दिन 15 घटी 30 पल और 22.5 विपल जो इन्होंने बोला, इसका ज्ञान कैसे करते हैं? इसके लिए एक तो सीधा यह है कि आप सूर्य को देखिए मेष के आदि में जिस दिन आए, ठीक, आप वेद कीजिए और वेद करने के बाद प्रतिदिन इसका वेद करें। प्रतिदिन वेद करके फिर जिस दिन वो मेष के आदि बिंदु पर आएगा, वो उतना जो समय है आपका, वो आपको पता चलेगा कि एक भगण कितने समय में हो रहा है, और वो 365 दिन और 15 घटी और इस तरीके से इतने समय में होता है ये। अच्छा, फिर तो ततो युग कुदिनानि प्रसाद्य यदि युग कुदिनै ही युग रवि भगणाः तदा एकेन कुदिनेन किम। अब देखिए, ये इतने सावन दिनों में एक रवि भगण होता है ना? इतने सावन दिनों में क्या हुआ? एक रवि भगण हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि आप सीधे सीधे मैथमेटिक्स से ये निकालिए कि अगर 365 15 30 और 22.5 सावन दिनों में, सावन दिन ही यदि एक रवि भगण, एक रवि भगण का मतलब कितना हुआ? अब एक के लिए आप क्या करेंगे, इसको 360 अंश कर लीजिए या 21,600 कला कर लीजिए, कला कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 360 अंश कर लीजिए। यही तो है ना भाई, एक रवि भगण का मतलब 12 राशियाँ, 12 राशि मतलब 360 अंश। तो 365 सावयव 365 सावन दिन ही यदि एक रवि भगण यानी कि 360 अंश रवि चलता है इतने दिनों में, तो एक दिन में रवि की गति क्या होगी? ये 360 अंश तो क्या है? 360 अंश तो वही कोणीय अंतर है ना, जो कि उत्पन्न हो रहा है सूर्य के एक स्थान से चल के फिर पुनः उस स्थान में आने में। यानी इतना सूर्य चला तो 365 प्लस दिनों में अगर वो 360 अंश चलता है सूर्य, तो एक दिन में कितना चलेगा? जितना चलेगा वही क्या हुआ, एक दिन में उसकी गति हो जाएगी। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि 21,300 एक दिन में कितना चला, तो 360 अंश बटे 365 और 365 15 30 और 22.5। अब इसका आप भाग कर लीजिए। तो मोटा मोटी अब 360 ये है, यहाँ 365 है, यानी 360 और नीचे भी 360 होता था तो पूरा एक उत्तर आ जाता है, एक अंश। लेकिन यहाँ अधिक है थोड़ी संख्या, तो इसलिए एक अंश से थोड़ा कम। मोटा मोटी तौर पे आप मध्यम मान आप मान लीजिए इसका, तो इसको मध्यम मान से 59 कला 8 विकला, जो गोक्षा गजा रविगति ही ऐसा बोला है ना ग्रह लाघवकार ने, तो उसके हिसाब से 59 कला और 8 विकला इसकी एक दिन में इसकी गति आती है। किसकी? सूर्य की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ग्रह के भगण काल को हम पहले जान लें कि एक भगण होने में उसको कितना दिन लग रहा है। जब हम ये जान गए तब हम क्या जानेंगे कि अगर इतने दिनों में ये एक चक्कर यानी 360 अंश चलता है तो एक दिन में कितना चलेगा। इस तरीके से ऑन एन एवरेज मध्यम उसकी गति, एक दिन में उसकी जो गति है प्रत्येक ग्रह की, ये हम जान सकते हैं, जैसे कि ये एक हमने उदाहरण आपको दिखाया। तो इस प्रकार से, तो इसी बात को उन्होंने कहा कि ततो युग कुदिनानि प्रसाद्य, तो महायुग के दिन पहले निकाल लीजिए। महायुग के दिन निकाल के और फिर यदि युग कुदिन में युग रवि भगणाः तथा एकेन कुदिनेन किम, ऐसा करके रवे दैनंदिनी मध्यागति, रवि की जो दैनिक मध्यम गति है वो आपको मिल जाएगी। तो ये बात, दो बातें इसमें हुई। एक तो ये कि सूर्य का भगण काल 1 वर्ष का होता है और 100 वर्ष के तुल्य होता है वो, और दूसरा भगण काल के आधार पे आप प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति को निकाल सकते हैं। अब आगे की बात, जो कल संदेह उत्पन्न हुआ था कि युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खच तुष्कर दारणवाह, युग में
सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों के ही भगण के मान जो हैं वो 43,20,000 पढ़े गए। तो ऐसा क्यों है? क्या सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही इनके तीनों के ही नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस यानी कि भगण संख्या समान होती है, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो फिर या तो तीनों एक ही कक्षा में चलें, तब तो ठीक है, तीनों एक ही कक्षा में चलें और समान गति से चलें। मान लीजिए समान गति से नहीं भी चल रहे हैं, ऑन एन एवरेज मान लिया हमने कि 43,20,000 चल रही है, उनकी गति होती, कभी कोई धीरे होता है, कभी कोई तेज होता है। लेकिन ऐसे में ये बात तो तय है कि तीनों को एक ही कक्षा में चलना होगा। ठीक, तो ये व्यवहार सिद्ध नहीं है कि बुध, शुक्र और सूर्य एक ही कक्षा में चल रहे हों। सबकी कक्षाएं अलग अलग हैं, यानी सबकी दूरियां पृथ्वी से भिन्न भिन्न हैं। तब ऐसे में बुध और शुक्र इन दोनों के भगण मान सूर्य के भगण मान के तुल्य क्यों पढ़े गए? तो देखिए ऐसा है ना कि जो बुध है वो सूर्य से 16 डिग्री समथिंग कला से लेके, मतलब कि लगभग 16 डिग्री से लेके मैक्सिमम 28 डिग्री तक उसका अंतर होता है। एक बुधादित्य योग होता है, बुध सूर्य के साथ अस्त भी होता है, लेकिन जब उसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का जो अंतर का जो सीमा है, अंतर की सीमा क्या है कि 16 अंश से लेके और 28 अंश तक मैक्सिमम वो सूर्य से रहता है, आगे और चाहे पीछे। यही स्थिति शुक्र की भी है। शुक्र भी सूर्य से अधिकतम 47 डिग्री पीछे चाहे 47 डिग्री आगे रहेगा। ठीक, अपनी कक्षा में, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो चूंकि ये दोनों के दोनों ग्रह सूर्य के नज़दीक हैं, आकाश में सूर्य के नज़दीक रहते हैं, सूर्य के समीप रहते हैं, इसलिए जो उनके मध्यम भगण मान है ना वो बराबर पढ़ लिए गए हैं, जिससे कि हम मध्यम उनकी गति निकाल सकें। क्योंकि जब मध्यम गति निकालेंगे तभी फिर हम स्पष्ट गति निकाल पाएंगे, और जब स्पष्ट गति निकालेंगे फिर हम स्पष्ट ग्रह जानेंगे। तो इसलिए पहला काम तो उन्होंने ये किया कि रवि के भगण और बुध के भगण और शुक्र के भगण उन्होंने बराबर पढ़ दिए। फिर दूसरा काम उन्होंने ये किया कि ये व्यावहारिक रूप से ठीक नहीं है, तब एक रास्ता निकाला और बुध और शुक्र के शीघ्रोच्चों के भी भगण पढ़े हैं। तो बुध और शुक्र के, देखिए इस बात को टीकाकार कह रहे हैं, मैं इस टीका के साथ चलता हूं कि बुध शुक्रौ तु रवेः अग्रतः पृष्ठतः वा समीपस्थौ, कि बुध और शुक्र जो हैं वो सूर्य के आगे और चाहे पीछे चलते हैं, समीपस्थ होकर अनुचरौ इव, उसके अनुचर के समान सदा गच्छन्तौ दृश्येते, हमेशा चलते हुए दिखाई देते हैं। तेना तयोः बुध शुक्रयोः अपि भगणाः रवि भगण तुल्या इति किम चित्रम। इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अथ रवि भगणा एव कुचार की गुरु शीघ्राणाम भगणा कथम इति उच्यते। तो वो शीघ्रोच्च के, जो इनके शीघ्रोच्च के भगण हैं, इसको आगे कहेंगे। एक और बात जो इन्होंने कही, क्या कही, युगे सूर्य के शुक्राणाम के साथ कि कुजार के गुरु शीघ्राणाम भगणा पूर्व की, उनके भी जो भगण हैं मंगल के, गुरु के और शनि के शीघ्रोच्च के भगण, वो भी उन्होंने कितने पढ़े हैं? सूर्य के भगण के तुल्य पढ़े हैं। तो मंगल, बुध, शुक्र के शीघ्रोच्च के भगण जो हैं, अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मंगल, गुरु और शनि के जो शीघ्रोच्च के भगण हैं वो सूर्य के भगण के तुल्य पढ़े गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंगल, गुरु और शनि, देखिए मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूँ, फिर पीछे आएंगे। देखिए ये पृथ्वी हो गई, ये आप मंगल की कक्षा मान लीजिए, ये गुरु की कक्षा मान लीजिए, और ये शनि की कक्षा मान लीजिए। मान लीजिए शनि यहाँ है, गुरु कहीं यहाँ मान लीजिए, और मंगल इधर कहीं मान लीजिए। ठीक, अब है क्या कि ये तीनों अपनी अपनी कक्षाओं में चलते हैं। मंगल अपनी कक्षा में चलेगा, गुरु अपनी कक्षा में चलेगा, शनि अपनी कक्षा में चलेगा। ठीक, लेकिन इनमें कुछ
इस कक्षा इनकी अपनी कक्षाओं में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स माने गए हैं जहाँ पे जो पॉइंट हैं वो भी ग्रह के समान बर्ताव करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्चुअल हैं, आधार एक अवधारणात्मक हैं। और ये अवधारणात्मक किस लिए लिए गए हैं? ताकि हम ग्रहों के शुद्ध मान जान सकें। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि शीघ्रोच्च और मंगल, जिस प्रकार से मंगल प्रभाव देता है उस प्रकार से कोई शीघ्रोच्च बिंदु है जो कि मंगल की कक्षा में है, तो वो भी, उसमें भी गति है, इसलिए वो भी मंगल के समान एक ग्रह हुआ और वो भी फिर प्रभावित करेगा। नहीं, सो बात नहीं है। इसकी चर्चा आगे धीरे धीरे और भी प्रसंगवशात की जाएगी। अभी मुझे जो कहना है, मैं जो कह रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दें आप। अभी उन्होंने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स मान लिए हैं उन कक्षाओं में, प्रत्येक ग्रह की कक्षा में, चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, इवन बुध और शुक्र की भी बात हुई थी, शीघ्रोच्चों की, उनकी भी बात उनमें भी। तो मान लीजिए, मैं एक अभी उदाहरण के लिए, कल्पना के लिए मान लेता हूँ कि ये इसका शीघ्रोच्च बिंदु है। किसका? मंगल का। मंगल शीघ्रोच्च, और गुरु का शीघ्रोच्च बिंदु मान लीजिए ये है। अच्छा, उच्च मान रहे हैं तो यही मानो ना, ये आप यहाँ मान लीजिए। जब हम उच्च कह ही रहे हैं तो सीधे उच्च पे ले जाएं। और ये देखिए, ये मंगल शीघ्र उच्च, ये बिंदु मान लीजिए। गुरु का अलग उससे लिखूं क्या? अलग उससे लिखने से समझ में आएगी। गुरु का ये शीघ्रोच्च बिंदु ये मान लीजिए, गुरु शी उच्च, ठीक है। और शनि का जो शीघ्रोच्च बिंदु है वो आप यहाँ मान लीजिए, शनि शी उच्च, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक तरीके से मैं अगर बात करूं तो अभी ये इतना आप समझिए कि मंगल जब इस उच्च के पास जाएगा, अपनी कक्षा में भ्रमण करते करते इस पॉइंट पे जब आएगा ना, तो इस पॉइंट पे आते ही वो विचित्र तरीके से व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ आकर्षण है उसमें, इस बिंदु में। चाहे ये मंगल की कक्षा में ये मंगल का शीघ्रोच्च हुआ, या इसकी गुरु की कक्षा में गुरु का शीघ्रोच्च बिंदु हुआ, या शनि के कक्षा में शनि का शीघ्रोच्च बिंदु हुआ। तो प्राच्य खगोलविदों ने ये बात कही कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा में, प्रत्येक ग्रह की बजाय बोलूँ तो ये जो भौमादि पंच तारा ग्रह यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनकी कक्षाओं में उन्होंने शीघ्रोच्च मंदोच्च पॉइंट्स बनाए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और अवधारणा के स्तर पर, ताकि हम ग्रह के स्पष्ट आकलन में एक ये सहायता मिल सके। तो ये मंगल का शीघ्रोच्च है, यानी कि इस बिंदु पर जब मंगल आएगा तो विचित्र तरीके से व्यवहार करेगा। ऐसे ही इसे पेरिजी बोलते हैं। ये जो हो गया आपका अपोजी है, और ये हो गया आपका पेरिजी, ये दो बिंदु हो गए, ठीक। अभी इतनी बातें आप समझें। तो उन्होंने ये बोला कि प्रश्न किया, क्या संदेह क्या उत्पन्न कर रहे हैं, शंका उठा रहे हैं कि अथ रवि भगणा एव कुजार गुरु शीघ्राणाम भगणा कथम। सूर्य के भगण, अब सूर्य की कक्षा तो यहाँ मान लीजिए कहीं है, ये सारे के सारे तो आउटर प्लैनेट्स हैं ना, और आपको सूर्य को यहाँ मानना पड़ेगा। बुध शुक्र इनर प्लैनेट्स हैं, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में हैं, और मंगल गुरु शनि ये बाहर हैं। तो ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, मंगल है, गुरु है, शनि है। और ये सूर्य की कक्षा और पृथ्वी के बीच में दो कक्षाएं बनेंगी, बुध की और शुक्र की, ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। खैर, तो उन्होंने ये कहा कि जब सूर्य की कक्षा है ये तो भैया भिन्न है, तब ऐसे में आप ये जो शीघ्रोच्च पॉइंट बोल रहे हैं अलग अलग ग्रहों की कक्षाओं में, इनका भगण काल भी ये इसके भगण काल के, सूर्य के भगण काल के बराबर कैसे है?
इसमें क्या रहस्य है। तो उन्होंने अब फिर ये उच्च की बात टीका में कह रहे हैं, तो अब हम उच्च की बात भी किए लेते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसको इन सबको मिटा के थोड़ा सा क्लियर करूँ तो और चीज़ें समझ में आएंगी, या मुझे लगता है ना कि पीछे लिखूँ तो ज़्यादा विजिबल होती हैं चीज़ें, चौक से इतनी विजिबल होती नहीं हैं चीज़ें। तो देखिए हम क्या करेंगे कि एक कक्षा बनाएंगे हैं, और मेरा डस्टर नहीं मिल रहा, मेरा डस्टर ढूंढो तो बेटे। चलो अभी तो इसी से कर देता हूँ काम। रास्ता से मिल रहा। कल मैंने यही पढ़ा हुआ देखा तो था। ये रहा दे दो, थैंक यू। सामने ही तो डस्टर। अच्छा देखिए, अब हम बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे। तो ये एक कक्षा है और ये हो गई आपकी पृथ्वी, भू। तो अब यहाँ बनाना ठीक नहीं रहेगा, हमको थोड़ा नीचे यहाँ बनाना पड़ेगा भू को, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि यदि कश्चित ग्रह स्वकीय, तो अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि एक उच्च बिंदु होता है और एक निम्न बिंदु होता है, दो बिंदु होते हैं। ये उच्च बिंदु है और ये जो है ये निम्न बिंदु, देखिए ये निम्न बिंदु हो गया या नीचे बिंदु हो गया। उच्च बिंदु को क्या बोलते हैं? उच्च बिंदु को मैंने आपसे कहा जो सबसे ऊंचाई पर हो, और निम्न का मतलब क्या हुआ? जो नीचे हो, ठीक। तो ग्रह कक्षा में उच्च और नीच का मतलब यह हुआ कि भू से सर्वाधिक जो दूर स्थान रहेगा वही उच्च कहलाएगा। उच्चम भुवः दूरतरः प्रदेशः, कि या दूरतमः प्रदेशः कह लीजिए, कि ये जो पॉइंट है कक्षा का ये सर्वाधिक दूर है, ठीक है, और जो ये पॉइंट है ये सर्वाधिक समीप में है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक जो किसी भी ग्रह की कक्षा का, जो मान लीजिए ग्रह आप यहाँ एक बना लीजिए, किसी भी ग्रह की कक्षा का वह बिंदु जो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर पर हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उच्च। उच्च स्थितो व्योमचरः